बच्चों, आज आप सबका हिंदी वर्ग में स्वागत है। हिंदी को हम सब पढ़ते हैं। हिंदी के साथ व्याकरण भी पढ़ते हैं। क्यों हमें व्याकरण पढ़ना जरूरी है? मेरे बचपन में एक सवाल मेरे मन में आती थी। मुझे अच्छी तरह से पढ़ना, लिखना, बोलना आती है। मुझे क्यों हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहिए? ये सवाल मेरे मन में भी नहीं, आपके मन में भी आती होगी। हम इस दुनिया में कुछ कार्य करना है तो उसके नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी चीज नियमों का विरोध नहीं हो सकता है। इसी तरह भाषा भी हम नियमों के विरोध नहीं बोल सकते हैं। भाषा को बोलते समय या लिखते समय हमें छोटे मोटे गलती भी कर सकते हैं। उसे हम सुधारने के लिए व्याकरण की जानकारी होना जरूरी है। हिंदी व्याकरण क्या है? बच्चों ध्यान में सुन लो। हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से समझने, लिखने और बोलने के लिए हिंदी व्याकरण के नियमों का अच्छे तरीके से समझना अति आवश्यक है। और एक बार बोल रही हूँ बच्चों, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से समझने, लिखने और बोलने के लिए हिंदी व्याकरण के नियमों को अच्छे तरीके से समझना अति आवश्यक है। यही है व्याकरण। व्याकरण से शब्द का प्रयोग के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। शब्द का प्रयोग कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। बच्चों ध्यान से सुन लो। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्द के रूप परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। किसे हम विकारी शब्द कहते हैं? जिन शब्द के रूप परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्द के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुन लो। अविकारी शब्द में जिन शब्द के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों इससे हम जानकारी ले चुके हैं विकारी और अविकारी शब्द का। ये विकारी शब्द में 4 प्रकार के भेद होते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। आज हम देखेंगे संज्ञा के बारे में। पहले पेज में विकारी शब्द के बारे में देखे हैं। जिन विकारी शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, इसको भी हम विकारी शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा इस तरह के होते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब है संज्ञा की परिभाषा इस तरह से भी बोला जा सकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति का कुछ उदाहरण देखेंगे। राम, मोहन, गणेश, अशोक, महेश,
विष्णु, ये सभी नाम है वे सभी व्यक्ति में आते हैं। इनके अलावा भी सीता, गीता, रानी, लता जितने भी नाम है वे सभी व्यक्ति में आते हैं। फिर दूसरा है वस्तु। पानी, फल, पुस्तक, गेंद, साइकिल, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी और कलम। प्राणी, प्राणी का उदाहरण है मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, गाय, घोड़ा, बंदर, हाथी, बकरी, बिल्ली और कुत्ता। भाव का उदाहरण है अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ, क्रोध, दुख, प्यास आदि। तथा स्थान का उदाहरण है गांव, शहर, दिल्ली, आगरा, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, पंजाब, ओडिशा। यहाँ हम आपको संज्ञा की जानकारी देते हैं। अभी मालूम हो चुका है बच्चों। आप और एक बार देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। बच्चों कितने भेद होते हैं? इसका 5 भेद होते हैं। क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जातिवाचक, उसके उपरांत भाववाचक के बारे में देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा 2 भेद में बांटा हुआ है, यानी जातिवाचक के और 2 अन्य भेद होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। मनुष्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु अंत इसमें अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 और भेद मानते हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा की भेद है। जातिवाचक संज्ञा का और 2 भेद है। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। दूसरा पेज है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द में किसी विशेष व निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जानकारी होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक की परिभाषा इस प्रकार की है। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, राम, प्रियंका, दिल्ली, पुस्तक, कलम, मेज आदि को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम गेंद खेल रहा है। इस वाक्य में राम का नाम विशेष रूप से संबोधित किया गया है। दूसरा वाक्य है रामचरितमानस भारत का श्रेष्ठ पुस्तकों में एक है। इसमें इस पुस्तक के नाम विशेष रूप में संबोधित किया
गया है। ताजमहल आगरा में स्थित है। इसमें आगरा यहाँ विशेष स्थान का रूप लिया है। बच्चों, अभी आपको मालूम पड़ चुका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। और एक बार, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ है किसी भी प्राणी, जंतु और समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, और एक बार हम जातिवाचक की परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, सेना, अध्यापक, किसान, सागर, झरना आदि है। कुछ वाक्य भी देखेंगे। रानी किताब पढ़ रही है। इस वाक्य में केवल किताब कहा गया है। इसका अर्थ है वाक्य कोई भी किताब हो सकती है। यहाँ पूरी किताब की बात की गई है। रानी किताब पढ़ रही है। ये किताब कोई भी किताब हो सकता है। दूसरा वाक्य है बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस पंक्ति में केवल बच्चे कहा गए हैं। इसका अर्थ है सभी बच्चों की बात की गई है, किसी विशेष बच्चे के बारे में नहीं है। दूसरा वाक्य है आज हम फल खाएंगे। इस वाक्य में किसी फल का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ फलों की बात की गई है। बच्चों, दूसरे वाक्यों को ध्यान से सुनो। मैंने आज आम खाया है। ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इसमें आम की जाति नहीं, विशेष बारे में दिया गया है। आम की किसी विशेष जाति का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा होती है। बच्चों, जातिवाचक की परिभाषा और एक बार देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, सेना, अध्यापक, किसान, सागर, झरना आदि है। भाववाचक संज्ञा के परिभाषा इस प्रकार है। किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यवहार को बोध करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, थकान, कड़वापन, बूढ़ापा, गरीब, सजावट, शक्ति, प्रेम, अच्छाई, सुंदर आदि है। यहाँ बूढ़ापा एक अवस्था की बोध होती है। अच्छाई गुण की बोध होती है। इसका मतलब है जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और एक बार परिभाषा देखेंगे भाववाचक का। किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यवहार का बोध करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और एक बार, किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यवहार का बोध करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका मतलब है भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है
जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें ना तो छू सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, शत्रुता आदि हैं। मिठास के गुण को हम अनुभव कर सकते हैं, इस गुण को हम छूकर या देख नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्द से बनाई जा सकती है। कुछ उदाहरण इस प्रकार के हैं। जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से मित्रता जातिवाचक है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है। मजदूरी जातिवाचक संज्ञा है, मजदूरी भाववाचक संज्ञा है। चोर जातिवाचक संज्ञा है, चोरी भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है सर्वनाम शब्द से। अपना सर्वनाम शब्द है, अपनापन भाववाचक संज्ञा है। निजी यहाँ सर्वनाम शब्द है, निजिता भाववाचक संज्ञा है। पराया सर्वनाम शब्द है, परायापन भाववाचक संज्ञा है। और दूसरा है विशेषण शब्द से। विशेषण शब्द में वीर है, विशेषण शब्द है, वीरता भाववाचक संज्ञा है। चालाक विशेषण शब्द है, चालाकी भाववाचक संज्ञा है। गरम विशेषण शब्द है, गरमाई भाववाचक संज्ञा है। गहरा विशेषण शब्द है, गहराई भाववाचक संज्ञा है। और दूसरा है क्रिया शब्द से। क्रिया शब्द से जीतना क्रिया शब्द है, जीत भाववाचक संज्ञा है। हंसना क्रिया शब्द है, हंसी भाववाचक संज्ञा है। लिखना क्रिया शब्द है, लिखाई भाववाचक संज्ञा है। हम और एक बार देखेंगे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। किस भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यवहार का बोध करने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किस भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यवहार को बोध करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें दूसरा है 2 प्रकार के संज्ञा है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 और वेद स्वीकार कर लिए गए हैं। ये है एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम जातिवाचक संज्ञा के वेदों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक बार इनकी परिभाषा देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब है वे संज्ञा शब्द जो जैसे पदार्थ या द्रव्यों का बोध करवाते हैं, जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए, एक तो पहला यहाँ पर विशेषता है कि इनकी ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे यानी ऐसे पदार्थों या द्रव्यों जिनसे नई वस्तुएं बन जाती हैं। तो जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, दूध, ये सभी से नई वस्तुएं बन जाती हैं। ये नई वस्तुओं की रचना हो जाती हैं।
तो इसीलिए ये सभी पदार्थों को द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले आते हैं। और इस प्रकार दूसरी इनकी विशेषता है, उनका माप तोल किया जा सकता है, यानी उनको मापा भी जा सकता है और तोला भी जा सकता है। तो ऐसे सभी जो पदार्थ या और द्रव्य है वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों अभी ध्यान से सुनो, इनकी परिभाषा, द्रव्यवाचक की परिभाषा इस तरह का है। जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की दूसरी वेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक बार देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब है वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता भी आदि है। यहाँ पर हम परिवार की बात कर रहे हैं, कक्षा की बात भी कर रहे हैं। इन सब में हम देखेंगे तो अब एक पूरा समूह आ जाता है, व्यक्तियों का पूरा समूह आ जाता है। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यानी विशेष व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, वरन एक पूरी समूह की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यही संज्ञा, ये सभी शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब और हम एक चीज पर ध्यान देनी होगी, समूहवाचक संज्ञा के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये उदाहरण से देखेंगे। पर्वत की श्रृंखला होती है, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, चोरों का गिरोह, गायों का मंडली, भेड़ों का झुंड और प्रतिनिधियों का श्रेष्ठ मंडल। इस प्रकार इन सभी वाक्यों में आप अब देख रहे होंगे पर्वतों की जो ग्रुप है यानी समूह है उसे श्रृंखला ही कहा जाता है, इसे बदल नहीं जा सकता। इस तरह नक्षत्रों की समूह को मंडल कहा जाता है, तारों की समूह को पुंज कहा जाता है, कागज जो एक समूह है यानी बहुत सारे कागज है उसे दस्ता कहा जाता है, चोरों का जो समूह है उसे घेरो कहा जाता है, गायों की समूह को मंडली कहा जाती है, भेड़ों की समूह को झुंड कहा जाता है और प्रतिनिधियों का जो समूह है उसे श्रेष्ठ मंडल कहा जाता है। बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में और उसके वेद को जानकारी जान चुके हैं। अब इस संज्ञा पाठ का प्रश्न नीचे आ रहा है, इसे ध्यान से पढ़कर इसका प्रश्न का सही जवाब मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। पहला प्रश्न है, संज्ञा कहते हैं, किसे हम संज्ञा कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के वेद होते हैं, इसका मतलब है कितने वेद होते हैं? अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के विकारक रूप क्या है? मीठा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द वाला विकल्प कौन सा है? सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दूसरा प्रश्न है,
हंसना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? ये लास्ट प्रश्न है। चालाक की भाववाचक संज्ञा क्या है? जो कार्य है हमारा सुरक्षित जीवन से जुड़ा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।